इस वीडियो में हम संपत्तियों की जो समूह हैं उन पर स्वीकृत ह्रास की राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, क्या मेथड होता है, इसका अध्ययन करेंगे। स्वीकृत ह्रास की राशि ज्ञात करने के चरण। जो डेप्रिसिएशन है उसकी गणना करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो संपत्तियों के समूह बनाए गए हैं आयकर अधिनियम में डेप्रिसिएशन के लिए संपत्तियों के जो समूह बनाए गए हैं उसमें प्रत्येक समूह में संपत्तियों का अपलिखित मूल्य ज्ञात करेंगे। यानी कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग के क्या है, उसमें गत वर्ष में खरीदी गई संपत्तियों को जोड़ देंगे। गत वर्ष के दौरान जो भी संपत्तियां खरीदी हैं उनको जोड़ देंगे और उसके बाद गत वर्ष में जिन संपत्तियों को बेचा गया है, जिन संपत्तियों को बेचा गया है उन संपत्तियों को घटा देंगे, उन संपत्तियों को और घटा देंगे और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन की गणना की जाएगी। जैसे मान लीजिए अपने पास ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है, अपन ने वर्ष के दौरान 5 लाख की संपत्तियां और खरीद ली तो बैलेंस कितना हो गया, 15 लाख। और उसमें से अगर अपन ने 7 लाख की संपत्तियां बेच दी तो फाइनल बैलेंस जो बचा वो 8 लाख का बचा। 8 लाख पर डेप्रिसिएशन की गणना होगी। यानी वर्ष के शुरुआत में कितना बैलेंस था, 10 लाख था। अब 5 लाख की संपत्तियां और खरीद ली तो 10 लाख में 5 लाख जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 लाख। और घटाएंगे क्या कि वर्ष के दौरान जो संपत्तियां, मान लीजिए 7 लाख की संपत्तियां बेच दी, प्लांट एंड मशीन बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में जो बैलेंस बचा वो 8 लाख का बचा। तो 8 लाख पर निर्धारित दर से उस समूह का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कई बार क्या होता है कि अपने पास ओपनिंग बैलेंस भी है, व्यवसाय में गत वर्ष के दौरान संपत्तियां खरीद भी ली और सारी संपत्तियों के समूह की समस्त संपत्तियों का विक्रय कर दिया गया। यदि समूह की समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी गई, कोई भी संपत्ति शेष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि संपत्ति नहीं है तो डेप्रिसिएशन की कटौती भी नहीं मिलेगी। और जो डेप्रिसिएशन की कटौती मिलेगी नहीं, और जो यदि ऋणात्मक राशि शेष रहे, मतलब उसमें जैसे अपन ने ओपनिंग बैलेंस में परचेज जोड़ दी और फिर सेल वैल्यू है वो घटा दिया, घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है वो यदि ऋणात्मक राशि है तो ऋणात्मक शेष राशि को अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। ऋणात्मक शेष राशि है तो अल्पकालीन पूंजी लाभ है, और धनात्मक राशि शेष रहे तो अल्पकालीन पूंजी हानि होगी, अल्पकालीन पूंजी हानि होगी। ये कब होगा, जब समूह की समस्त संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ओपनिंग बैलेंस में परचेज ड्यूरिंग द ईयर जोड़ेंगे और लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर कर देंगे, जो बेची गई उनको घटा देंगे। घटाने के बाद जो बैलेंस बचे वो यदि ऋणात्मक राशि है तो अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होगा, और अगर धनात्मक राशि है तो अल्पकालीन पूंजीगत हानि होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि समूह की कुछ संपत्तियों का विक्रय कर दिया, समूह की कुछ संपत्तियों का विक्रय कर दिया, यानी सारी संपत्तियां नहीं बेची और ऋणात्मक राशि शेष रहे। बाद में क्या हो गया कि ऋणात्मक राशि शेष रहे तो ह्रास की कोई भी कटौती उसी कंडीशन में भी नहीं मिलेगी। यानी कि ह्रास की संपत्तियां तो बची हुई हैं किंतु बैलेंस नहीं बचा। ये ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस अपने पास 10 लाख का है, 5 लाख परचेज ड्यूरिंग द ईयर है तो 15 लाख का टोटल हुआ। अब अपन ने किसी एक संपत्ति को या दो संपत्तियों को बेचा, सारी संपत्तियां नहीं बेची, एक या दो संपत्ति बेची और उनके विक्रय से 18 लाख की राशि मिल गई अपने को। तो चूंकि अपना बैलेंस तो 10 + 5 15 ही लाख था, 18 का बेच दिया तो ऋणात्मक बैलेंस हो जाएगा, और ऋणात्मक हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलेगी। ऋणात्मक शेष यदि हो गया तो, और ऋणात्मक शेष के बराबर राशि जितना ऋणात्मक हुआ है वो पूंजीगत लाभ होगा, अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होगा। यदि धनात्मक राशि शेष रहे, यदि उसके बाद बेचने के बाद धनात्मक राशि शेष रहे, कुछ संपत्तियों को बेचा, जैसे अपन ने उदाहरण लिया 10 लाख का ओपनिंग बैलेंस, 5 लाख की परचेज ड्यूरिंग द ईयर और सेल ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख की, तो बैलेंस कितना बचा, 8 लाख। ये क्या है, धनात्मक है, 8 लाख बचा, इसका मतलब धनात्मक है। और धनात्मक शेष है तो अपन ये देखेंगे कि ये जो 5 लाख की परचेज की है इनमें कोई संपत्ति ऐसी है क्या जिनका 180 दिन या उससे कम अवधि के लिए
प्रयोग हुआ हो। यदि सभी संपत्तियों का 180 दिन या जो परचेज ड्यूरिंग द ईयर है उनमें सभी संपत्तियों का प्रयोग 180 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए हुआ है तो 8 लाख पे पूरा का पूरा जो रेट उसे समूह के लिए है डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यदि मान लीजिए कि 5 लाख में से 2 लाख की ऐसी संपत्ति थी जिसको 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयुक्त किया है, 2 लाख की संपत्ति ऐसी थी जिसका प्रयोग 180 दिन की अवधि से कम दिनों के लिए प्रयोग हुआ व्यवसाय में, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख पर आधी रेट यानी कि जो भी रेट है उस ग्रुप की उससे आधा डिप्रिसिएशन मिलेगा और बाकी 8 लाख में से बाकी संपत्तियों का शेष है 8 लाख में से उस 2 लाख को छोड़ते हुए 6 लाख पर उस समूह की रेट से डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। यानी दो भागों में बांटकर अपन ने डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किया। ऐसी संपत्ति के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे जिसका प्रयोग 180 दिन से कम अवधि के लिए हुआ है प्रयोग, और उस पर आधी दर यानी कि जो भी उस समूह की रेट है उससे आधी दर से डिप्रिसिएशन मिलेगा, और शेष अगर है उस पर पूरा डिप्रिसिएशन मिलेगा यानी कि उस समूह की रेट से मिलेगा। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये जो धनात्मक राशि है ये धनात्मक राशि इतनी है कि नई जो संपत्ति खरीदी है उसका मूल्य के बराबर ही है, तो ऐसी स्थिति में नई संपत्ति अगर 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयुक्त हुई है तो फिर आधी रेट से ही डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये जैसी भी कंडीशन होगी अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यदि सभी संपत्तियां ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज हैं वो 180 दिन या अधिक अवधि के लिए प्रयुक्त हुई हैं तो पूरा डिप्रिसिएशन दे दीजिए उस समूह का, और यदि उससे कम अवधि के लिए प्रयुक्त हुई है उससे कम अवधि के लिए कोई संपत्ति प्रयुक्त हुई है तो ऐसी स्थिति में कम अवधि में प्रयुक्त संपत्ति को पहले आधी रेट से डिप्रिसिएशन देंगे और बची हुई जो बैलेंस है उस पर पूरा डिप्रिसिएशन देंगे। सारांश के रूप में किसी समूह की संपत्तियों के लिए ह्रास की कटौती तभी मिलेगी जब पहली कंडीशन क्या दी है, समूह में क्रय विक्रय के बाद धनात्मक शेष हो, यानी कि समूह में ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल्स करने के बाद जो बैलेंस बचे वो पॉजिटिव आए, धनात्मक आए, तो ही डिप्रिसिएशन की कटौती मिलेगी। समूह की संपूर्ण संपत्तियों का विक्रय न किया गया हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि संपूर्ण संपत्तियों का विक्रय न किया गया हो, कोई भी संपत्ति भौतिक रूप से कुछ संपत्तियां मौजूद होना जरूरी है। ह्रास की कटौती ज्ञात करते समय गत वर्ष में क्रय और विक्रय की गई संपत्तियों के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनमें से क्रय की गई संपत्तियों के संबंध में जो है, गत वर्ष में क्रय की गई संपत्तियों के लिए जानना आवश्यक है कि ऐसी संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में प्रारंभ हुआ है अथवा नहीं। यदि हुआ है तो कब से हुआ है, चाहे वह निष्क्रिय रूप से ही हो। निष्क्रिय और सक्रिय प्रयोग क्या है, जैसे मान लीजिए किसी संपत्ति को किसी वजह से किसी कारण की वजह से काम में नहीं ले पा रहे, स्थापित तो कर दिया किंतु काम में नहीं ले पा रहे हैं, मान लीजिए स्ट्राइक की वजह से या जैसे अभी कोविड की वजह से प्रोडक्शन बंद कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में उसको निष्क्रिय प्रयोग मानते हैं और उस अवधि को भी प्रयोग की गई अवधि में शामिल करते हैं। यदि संपत्ति गत वर्ष से पूर्व में के वर्ष में क्रय की गई हो और गत वर्ष में पहली बार प्रयोग में आई हो तो गत वर्ष में पूरे वर्ष का ह्रास मिलेगा। ये ध्यान में नहीं रखेंगे कि संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में कब से हुआ है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि संपत्ति गत वर्ष के दौरान ही खरीदी है तो और पहली बार प्रयोग में लिया है तो ऐसी स्थिति में अपन ये देखते हैं कि उसका 180 दिन या अधिक अवधि के लिए प्रयोग हुआ तो पूरा डिप्रिसिएशन देते हैं, और उससे कम अवधि के लिए प्रयोग हुआ तो आधा डिप्रिसिएशन, उस समूह का जो भी रेट है उसकी आधा डिप्रिसिएशन देते हैं। अब ये जो बात है ये इससे डिफरेंट है। यदि कोई संपत्ति खरीद ली, कब, गत वर्ष से पहले की खरीदी हुई है, गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में क्रय की गई है, और उसका पहला प्रयोग कब हुआ है, पहली बार प्रयोग कब हुई है, गत वर्ष में हुई है, गत वर्ष में पहली बार प्रयोग में हुई है, तो फिर अपन अवधि को ध्यान में नहीं रखेंगे, पूरा 12 महीने का यानी पूरी अवधि का डिप्रिसिएशन पूरी रेट से, उस समूह के लिए जो भी रेट है पूरी रेट से डिप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें अवधि का ध्यान नहीं रखेंगे। यदि व्यवसाय में पहले से ही कोई संपत्ति किराए पर ली हुई है और बाद में उसे खरीद लिया जाए
तो ह्रास के उद्देश्य से 180 दिन की गणना उस दिन से करेंगे जिस दिन इसे खरीदा गया है, यानी कि पहले तो किराए पे थी और अपन ने बाद में उसी को परचेज कर लिया। तो ऐसी स्थिति में डिप्रिसिएशन के लिए जिस दिन उसको खरीदा गया है उस दिन से 180 दिन की गणना करेंगे। विक्रय की गई संपत्तियों के संबंध में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उनमें से गत वर्ष में विक्रय की गई संपत्तियों के संबंध में ये जानना आवश्यक है कि गत वर्ष में संबंधित समूह की सारी संपत्तियां बेच दी गई हैं या फिर आंशिक संपत्तियां बेची गई हैं। बेची गई संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को घटाने के बाद समूह की शेष राशि धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है, ये देखना होगा। यदि बेची गई संपत्ति को अलग से अपलिखित मूल्य दिया गया हो तो संपत्ति का विक्रय अपलिखित मूल्य से अधिक या कम पर हुआ हो तो बेची गई संपत्ति पर अलग से लाभ या हानि की गणना नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संपत्ति को एक समूह में सम्मिलित करने के बाद अलग अलग संपत्ति के अपलिखित मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, यानी कि समूह के रूप में ही ये गणना करेंगे। फिर समूह के लिए निर्धारित दर से ह्रास की गणना करना। उपयुक्त समायोजन करने के बाद वर्ष के अंत में शेष रही संपत्तियों पर उस समूह की निर्धारित दर से ह्रास लगाया जाता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जो अगर धनात्मक शेष बचता है तो उस समूह के लिए जो भी रेट है डेप्रिसिएशन की उस रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि यदि उस समूह में कोई संपत्ति परचेज की गई है वर्ष के दौरान और उसका प्रयोग 180 दिन या अधिक अवधि के लिए हुआ है तो संपूर्ण जो रेट है जो उस पूरी रेट से संपूर्ण बैलेंस पर डेप्रिसिएशन की छूट देंगे। यदि कोई नई संपत्ति 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयुक्त हुई है तो ऐसी स्थिति में उस नई संपत्ति जिसका प्रयोग 180 दिन से कम अवधि के लिए हुआ है उस पर आधा डेप्रिसिएशन, आधी रेट से डेप्रिसिएशन और बाकी बैलेंस पर पूरी रेट से डेप्रिसिएशन की गणना की जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई संपत्ति प्रचलन से हटा दी गई हो, बेच दी गई हो, नष्ट हो गई हो या चोरी चली गई हो, क्या क्या दिया है, प्रचलन से हटा दी गई हो यानी कि वो अप्रचलित हो गई हो, उसको बेच दिया गया हो या वो नष्ट हो गई हो या वो चोरी चली गई हो, तो ऐसी संपत्ति के मूल्य को समूह की कुल राशि में से घटा देंगे। उस संपत्ति ऐसी संपत्ति के मूल्य को समूह की राशि में से घटा देंगे। इस प्रकार की संपत्तियों पर कोई भी ह्रास स्वीकृत नहीं होगा, इन पर कोई भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, नहीं अलाउ होगा।